ये आज का जो क्लास है ये 12th क्लास के लिए है और मेन टॉपिक जो उसका है, जो भी हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज़ मेनली फॉर बोर्ड्स। और साथ में इसका जो तीसरा जो आज फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं वो किसी हद तक कंपटीशन में काम में आता है। एक्चुअली टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ने वाले हैं। उससे पहले पिछले क्लास में जहाँ पे हमने एंड किया था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशन पे एंड किया था। अब मैंने आज कहा था कि आज उसके ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोई भी चार्ज कॉम्ब जो है वो एक पीस ऑफ पेपर को ट्रैक कर सकता है। एक्चुअली अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वन हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, और जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि उसको डेली लाइफ में किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरा वर्कआउट ही फिजिक्स पर डिपेंड रहता है। अब क्या है यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आप चाहे तो अगर नोट्स बना रहे हो तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, हाउ अ पीस ऑफ पेपर इज अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस तरह का जो कॉन्सेप्चुअल है वो बोर्ड्स लेवल में एक्सपेक्टेड है और हमको वैसे भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब क्या है, ये हमने कोई कॉम्ब लिया, चार्ज कॉम्ब। बचपन में भी खेल खेलते थे स्कूल डेज में, एक स्केल लिया, सर पे रगड़ा, पेपर चिपका लिया। कुछ इस तरह का ही एग्जाम्पल ये भी है। ये एक चार्ज कॉम्ब है और यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर है। वैसे मैंने फिगर पहले ही बना दिया है, लेकिन मान लें पहले पेपर जो है न्यूट्रल था और ये चार्ज कॉम्ब है, और मान लिया कि जो कॉम्ब है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कॉम्ब पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम पीस ऑफ पेपर को लाएंगे तो इंडक्शन के कारण यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यानी कि जो आपका जो पीस ऑफ पेपर है, कौन ये पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है, ये क्या हुआ ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चार्ज से अवे होता है। साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी माइनस से प्लस की तरफ आ गया, उसका डायरेक्शन होता ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। और हमने पढ़ा हुआ है क्या कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो जो फोर्स लगता है वो वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड लगता है। अभी जो वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड है, ये जो वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड है वो कैसा हुआ, जैसे जैसे हम चार्ज को अप्रोच करेंगे तो वैसे वैसे इस तरफ जो फील्ड है वो बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो हमने डाइपोल बनाया उस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, एंड एज रिजल्ट ऑफ विच दिस पीस ऑफ पेपर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर फील्ड। और स्ट्रॉन्गर फील्ड कहाँ पर है, इधर। नाउ व्हेन वी कम टू सेकंड केस, मान लिया कि सेकंड केस में वो जो कंघी थी, वो जो कॉम्ब था वो हमारा नेगेटिवली चार्ज था। अभी अगर हम नेगेटिवली चार्ज किसी कॉम्ब को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे अगर हम कोई पीस ऑफ पेपर रखेंगे तो देखने में क्या आएगा, इंडक्शन के कारण यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बढ़ चुके, क्या माइनस से प्लस हो रहा। और जैसे जैसे हम चार्ज को अप्रोच करेंगे वैसे वैसे वी विल मूव टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर फील्ड। जैसे जैसे हम चार्ज को अप्रोच करेंगे वैसे वैसे वी विल मूव टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर फील्ड। अब क्या है, देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है। So this piece of paper will be attracted towards this comb. क्या मतलब, आयरन इन द कंडीशंस, जो भी हम कंडीशन ले रहे हैं दोनों ही कंडीशंस में क्या देखने में आया, ये आया कि जो भी डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ किसके कारण, इंडक्शन के कारण, उसमें डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, चाहे ये कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हेनेवर सच कंडीशंस अराइजेस, क्या होता है, द फोर्स विल बी टुवर्ड्स वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। इसलिए दोनों ही केस में इट विल बी अट्रैक्टेड। इनफैक्ट हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, किसी बॉडी को
किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लेके जाएं तो इंडक्शन के कारण वहाँ पे डाइपोल बनता है। उस डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है। उस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है, चाहे उसके उल्टा हो चाहे उसके डायरेक्शन में हो, उसके हिसाब से फोर्स डिसाइड होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही केसेस में जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो एक ही है। सो इन बोथ ऑफ द केसेस द पीस ऑफ पेपर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कंपाउंड। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल बचा हुआ था लास्ट क्लास का, उसको हमने डिस्कस किया। आज का जो मेन पर्पस है, मेन मकसद है, वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलग अलग पोजिशंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला निकाल पाएँ। बोर्ड्स लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका जो पहला जो 2 डेरिवेशन है एग्जैक्टली बोर्ड्स के लिए है। तीसरा हम लोगों ने अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए किया है और उस तरह का जो है वो आजकल ये जेई और नीट के एग्जाम्स में आ सकता है। तो हम अब चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल कह सकते हैं, ऑफ ए डाइपोल। इसमें भी जो पहला पोजीशन है, जिस पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, वो कहलाता है एक्सियल पोजीशन। क्या कहलाता है? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन बोले या इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उसमें अलग अलग पोजीशंस पे निकालना चाहते हैं। 3 तरह का पोजीशन है जो हमको कंसिडर करना है। पहला है आपका एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। क्या है ये एक्सियल पोजीशन? तो अगर हम कोई डाइपोल लेते हैं और इस डाइपोल का लेंथ 2a है, मान लें AB एक डाइपोल है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट C लिया। ये जो पॉइंट C है, चूंकि ये डाइपोल के लेंथ के अलॉन्ग है, तो इसलिए इस पोजीशन को एक्सियल पोजीशन कहते हैं और इनफैक्ट इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। इसकी एंड पे जरूरी नहीं है कि हम राइट हैंड साइड पे लें, हम इसी को यहाँ पे भी ले सकते हैं। रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सेम। तो ये जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन। ये यहाँ पे आपके पास -q है, यहाँ पे +q। लैंग्वेज लिखना चाहें लिख सकते हैं। वी हैव कंसीडर्ड अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एंड वी हैव कंसीडर्ड अ पॉइंट C where we want to find the electric field. The distance of the point C from the center is r. Distance of point C from +q is r minus a and distance of point C from -q is r plus a. Is r plus a. O, what is that? Center of dipole. ये इसका इंफॉर्मेशन है। अब किस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। ये ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण अगर कभी हम 2 कोलिनियर वेक्टर्स देखें तो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या उनका डायरेक्शन उल्टा हुआ तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली माइनस हो सकता है। ये यहाँ पे इसी का हमको फायदा होता है। अब क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें E1 को मानते हैं, आप लिख सकते हैं E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। तो इस पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन E1 होगा, इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज से अवे होता है। और इस पॉइंट C पे -q का अगर फील्ड देखें, जिसको हम E2 लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस चार्ज। तो उसका जो डायरेक्शन है वो आपका इस तरफ होगा, दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज। यानी कि अगर हम देखें E1 का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं? मीडियम मेंशन नहीं है तो हमको लिखना पड़ेगा 1/4πε0। चार्ज q है और प्लस q का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिया था? E1। डिस्टेंस क्या था? r - a। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? r - a का स्क्वायर।
डायरेक्शन क्या रहेगा, अलोंग BC, जिसको हम बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। इसी तरीके से व्हेन यू कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लिया गया था, टुवर्ड्स द चार्ज, यहाँ पे डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज क्या होगा, ऐसे, यू कैन से अलोंग CA, अलोंग CA। अब देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एक का डायरेक्शन कह सकते हैं लेफ्ट से राइट, अवे, एक का राइट से लेफ्ट टुवर्ड्स द चार्ज। अब दो वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग हैं और डायरेक्शन उल्टा है, जब उनको वेक्टरली ऐड करेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें जिसको हम बोलेंगे ए एक्सियल, क्या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें जिसको हम क्या बोलेंगे ए एक्सियल, वो ए एक्सियल क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पे E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है, E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, E1 माइनस E2। बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, बोर्ड्स में अक्सर 3 मार्क्स में आता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो जैसे बिहार बोर्ड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर हम करना चाहें, दोनों को माइनस करना चाहते हैं, तो पहला क्या था, Q अपॉन 4πε0 R माइनस A का होल स्क्वायर, Q अपॉन 4πε0 R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको लिख लें, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा आगे दोबारा लिखने के लिए। वैसे आप लेक्चर्स में पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब क्या है, यहां पे अगर आए E एक्सियल निकालना चाह रहे थे, Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, यहाँ पे 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, फिर क्या बचा 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, राइट। फर्दर E एक्सियल यहां से क्या निकला, Q अपॉन 4πε0, यहां पे क्या आया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। वैसे ये सब कैलकुलेशन 12th के लेवल पे खुद भी किया जाना चाहिए। यहां से अगर आएंगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और माइनस 2RA का प्लस 2RA, माइनस 2RA का प्लस 2RA। अब क्या है, इसको हम यहां से हटाते हैं। ये जो आया तो E एक्सियल जब आएगा तो क्या करेंगे, Q अपॉन 4πε0, यहां पे क्या आया, ये आया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सारे टर्म्स को काटने के बाद मिलेगा 4RA। फर्दर इस 4 को हम ले सकते हैं 2 × 2a, 2 × 2a, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर 2a × 2R। फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से हम यहाँ ये इसको यहां से हटा दें। फिर क्या होगा, E एक्सियल क्या आएगा, Q × 2a, तो जब ले सकते हैं डाइपोल मोमेंट, तो यहां पे आएगा 2pr अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, तो प्लस Q का फील्ड ज्यादा बड़ा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो जो फाइनल डायरेक्शन होगा वो प्लस चार्ज के कारण होगा। यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्शन निकाल सकते हैं अलोंग BC, और कह सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बोर्ड्स में बहुत
कई बार बहुत ये कॉन्सेप्शन के नाम पे आता है कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो वही होगा जो डाइपोल मोमेंट का होगा। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन है। व्हाट इज दैट कंडीशन? अगर हम क्या करें, 2a यानी कि लेंथ ऑफ द डाइपोल को बहुत छोटा ले लें। ऑब्वियसली 2a छोटा है तो a भी छोटा है, तो a तो और भी छोटा ही होगा। तो यहाँ पे हम a को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ पे r टू पावर 4 बचेगा, r से r कटेगा तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू ये E एक्सियल इज इक्वल टू P अपॉन 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। तो कुल मिला के ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का उसके एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन से मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के लेंथ के अलॉन्ग हो, जिसको हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। अब डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे उसका जो अगला जो पोजीशन है, वो जो पोजीशन हम लेंगे वो कहाँ पे लेंगे, वो आएगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी कि आप कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल। यहां पे जब मैं डाइपोल बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल कहां पे, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका एक और नाम है ब्रॉड एंड। वैसे यहां पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसका मीनिंग ये है कि अ पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। A point lying on the perpendicular bisector of electric dipole। किस तरीके से आप देखें, आप देख सकते हैं, we have considered an electric dipole AB, we have considered an electric dipole AB of length 2a। we have to find electric field at a point C. We have to find electric field at a point C which lies on perpendicular bisector and it is at a distance r from the center of dipole। it is at a distance r from the center of dipole। ये जो हमने O लिया है, कह सकते हैं O क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल। अगर पूरा लेंथ 2a है और यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा, पूरा लेंथ कितना है 2a, ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बचा a और a। अब क्या है अगला स्टेप, जानते हैं प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज से कम। तो आप लिख सकते हैं we have considered E1 as the electric field due to plus charge and it will be directed away from the plus charge। So it will be somewhere like this, ये कुछ ऐसा होगा। और ये अगर R है, ये A है, तो ये क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो this is E1। What is this E1? This is electric field due to plus charge। कहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर आप अगला ले सकते हैं, we have considered what E2 as the electric field due to minus charge। माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रहे हैं, E2। ऑब्वियसली इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये ऐसे आया, ये क्या आया E2। अब अगर हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वी हैव टू फॉलो व्हाट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये रहा E1, ये रहा E2। अगर हम पैरेललोग्राम को पूरा करें कुछ इस तरीके से, ये क्या आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। और ये जो रिजल्टेंट है कौन, ये क्या है
ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, राइट। तो ये इसका पूरा फिगर है। अब क्या करना है, अगर मान लें ये थीटा ले रहे हैं, ये भी थीटा हो गया। दूसरा क्या हुआ, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 और E2 है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये E1 आप इसके आगे ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप नीचे भी ले सकते हैं। E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो डिस्टेंस था √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। It will give you 1/4 pi epsilon naught Q upon r² plus a²। जो फॉर्मूला है वही लगाया है, 1/4 pi epsilon naught, मीडियम इज नॉट मेंशन, जब तक मीडियम नहीं दिया है क्या लेना है, एयर लेना है। तो एयर लेना है तो 1/4 pi epsilon naught लेना है। तो 1/4 pi epsilon Q अपॉन ये क्या, ये √r² plus a² का होल स्क्वायर। तो इस ढंग से E1 और E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो सेम आया। अब क्या करना है, अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है, ये थीटा था, ये थीटा था, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, किसका, E1 और E2 का। और वेक्टर्स का बहुत बेसिक चीज है, क्या बेसिक फंडा है, क्या है, इफ देयर आर टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड then the resultant will make equal angle with both the vectors. Resultant will make equal angle with both the vectors. That's why we have considered this both the angles as theta. अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसे गया, यहाँ पे क्या आया, E1 sin थीटा, रिजोल्यूशन के बाद यहाँ पे क्या आया, E2 sin थीटा। ये हम लोग कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, किसके कंपोनेंट्स का, E1 और E2 के कंपोनेंट्स का, E1 और E2 के कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। देन फर्दर अगर यहाँ पे देखें ऐसे ऐसे, तो एक आएगा E1 cos थीटा, ये क्या आएगा, E2 cos थीटा। अब अगला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, components of the electric field along y-axis. What? Components of the electric field along y-axis cancels. ये रहा। Therefore, the resultant will be given by. Therefore, the resultant will be given by. कैसे? वो जो resultant निकलेगा वो क्या निकलेगा, E इक्वेटोरियल। और ये E इक्वेटोरियल किसके बराबर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। फिर यहाँ पे हमने देखा था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकते हैं, और ये r² प्लस a² भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि E1 E2 बराबर था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा। राइट, क्या हुआ, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो यहाँ पे E1 और E2 का दोनों का वैल्यू रख दिया गया, दोनों बराबर है, कॉमन निकाल दिया, तो cos थीटा प्लस cos थीटा क्या बनेगा, 2 cos थीटा। अब क्या है, यहां पर आते हैं E इक्वेटोरियल। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a², 2 cos थीटा। तो यहां पे 2 आएगा, और cos थीटा की जगह ये अपॉन ये, तो ये आएगा a, ये अपॉन इसे मतलब ये रहा a और ये रहा a अपॉन √r² प्लस a²। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से इसको रद्द कर रहे हैं, पहले यूज कर चुके हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो E इक्वेटोरियल Q to 2a को क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट P। तो ये आएगा P और ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, तो वी कैन हैव r² प्लस a² टू द पावर 2/2। अब इसमें अगर फिर वही बात है, अगर a को नेग्लेक्ट कर दें
अगर ए बहुत छोटा है तो ई इक्वेटोरियल जो आएगा वो क्या आएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। So far as direction is concerned, डायरेक्शन क्या है, इधर डायपोल मोमेंट का उल्टा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो कह सकते हैं क्या, इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। कई बार बोर्ड लेवल पे आता है सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कैसे, जो हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल का ट्वाइस है, और दूसरा फर्क कहां पे आया, दूसरा फर्क आया डायरेक्शन में। क्या डायरेक्शन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो डायपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, इट वाज अपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट, और एक्सियल पोजीशन में क्या था, इट वाज अलोंग द डायपोल मोमेंट। तो ये दो बातों का ध्यान रखेंगे, ऐसे बोर्ड्स में अक्सर ये 3 मार्क्स में दोनों डेरिवेशन आते हैं। अब हम आते हैं इसके लास्ट और तीसरे डेरिवेशन पे। जो लास्ट और तीसरा जो डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला है, वो इनफैक्ट एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है, एंड इट इज नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट फॉर द बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा सटीक नहीं बैठता है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए बैठता है। और इतना ही नहीं है, वो जो हम रिजल्ट निकालेंगे उस रिजल्ट के सहारे इन दोनों को भी वापस ला सकते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल को। तो ये दोनों आपका स्पेशली कोर्स के लिए। तीसरा वाला जो है वो आपका जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज है, आप उसको नेट में जेईई एग्जाम में यूज कर सकते हैं। क्या है वो, तो आप हेडिंग डाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, ये जो डाइपोल जो बोल रहे हैं, डाइपोल से मेरा सेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ेंगे, अभी नहीं, 2-3 महीने के बाद। किस तरीके से देखेंगे, तो हेडिंग क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। व्हाट इज दैट, ये हमारे पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, लेट इट बी ए बी, ये हमने ए बी किया, और इसका लेंथ का ले लिया 2a। अब इसके सेंटर से इधर से इसको O कर देते हैं, सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर मान लें कोई पॉइंट C लेते हैं, और ये जो पॉइंट C है इसको सेंटर से जोड़ने वाला लाइन जो है वो एंगल बना रहा है थीटा। सो वी हैव कंसीडर्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of length 2a, O is the center of the dipole, and we have considered what a point C at a distance r। अब इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो पॉइंट्स, ये जो डाइपोल लिया है AB, आप लिख सकते हैं, this dipole can be assumed to be the resultant of 2 other dipoles। This dipole can be assumed to be the result of other 2 dipoles। And what are those 2 other dipoles? तो उसमें से एक डाइपोल हम ये ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये वाला ले रहे हैं, ये ले रहे हैं A1 B1, और दूसरा जो हम डाइपोल ले रहे हैं वो ले रहे हैं A2 B2। Right? What we have considered that this dipole AB is resultant of 2 other dipoles. One of them is A1 B1 and other is A2 B2. Further, the dipole moment of this dipole will be from what? Minus Q2 plus Q। जो dipole moment होगा P, आप ले सकते हैं dipole moment P, in fact vector P is the electric dipole moment of electric dipole AB। डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस Q2 प्लस Q। अब अगर हम देखें इस P को अगर हम रिजॉल्व करते हैं, इधर क्या आएगा, P cos थीटा, इधर क्या आएगा, P sin थीटा,
Further, this point C is at the axial position of this dipole A1 B1. जो point C है वो क्या है? A1 B1 के axial position पे है. And this point C is at equatorial position of A2 B2. क्यों? अब देखिए डाइपोल कुछ ऐसे है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ये माइनस क्यू होगा और ये आपका प्लस क्यू होगा, यहाँ पे फिर माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा. तो ये जो पॉइंट C है, you can have, आप लिख सकते हैं this point C is at the axial position of A1 B1 and this is the equatorial position for A2 B2. Now what it is to be done? क्या करना पड़ेगा? ये रहा E1 और ये रहा E2. फर्दर आप पहले काम को पूरा करें, ये आपको रिजल्टेंट मिलेगा और यही रिजल्टेंट ई हम निकालना चाहते हैं. तो दिस इज द पॉइंट सी, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है. वी हैव नॉट डिफाइंड कि एक्सियल है या फिर इक्वेटोरियल है, हम इसको डिफाइन नहीं किया. सीधा हाँ एक चीज की जानकारी होनी चाहिए. क्या जानकारी होनी चाहिए? सी से लेके ओ तक जो लाइन ज्वाइंट हो रहा है वो डाइपोल के साथ जो एंगल बना रहा है उसका पता होना चाहिए और सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉइंट सी का डिस्टेंस पता होना चाहिए. ऐसे कंडीशन में हम आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. अब अगर हम यहाँ पे देखें E1 के बारे में बात करें, एक चीज और है, वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दैट दिस डाइपोल हैज वेरी स्मॉल लेंथ. जिस दिन हम लोगों ने पहली बार डाइपोल पढ़ना शुरू किया था, आई टोल्ड यू दैट एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग द लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड हैविंग द मिनिमम पॉसिबल लेंथ इज सेड टू बी एन आइडियल डाइपोल. कोई भी ऐसा डाइपोल जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा हो चार्जेस का और लेंथ हो छोटे से छोटा, तो उसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल. आमतौर पे हम जो डाइपोल कंसीडर करते हैं, चाहे वो बोर्ड्स के लेवल पे हो चाहे कॉम्पिटिशन्स के लेवल पे हो, हम उसको आइडियल डाइपोल ही लेते हैं. तो यहाँ पे E1 का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इट विल बी इट विल बी P rather 2P cos theta upon 4 pi epsilon naught r cube. डायरेक्शन कहना चाहें तो कह सकते हैं along OC, वैसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी. ऐसा इस ढंग से क्यों? along the direction of dipole moment, क्योंकि हमने निकाला है एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में. और इस तरफ जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना था? P cos थीटा. उसका जो मैग्नीट्यूड था डाइपोल मोमेंट का P cos थीटा. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे E2 निकालना चाहें तो E2 को लिख सकते हैं P sin थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r cube. राइट? आप इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं क्या? अगर इस ढंग से देखेंगे ऐसे है ना, तो आप इसको कह सकते हैं along B to A2. तो ये और ये पैरेलल होगा तो along B to A2 B कह सकते हैं. वैसे बहुत ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी फिगर में दिखा रहे हैं. यहाँ पे E1 है, क्यों? एक्सियल का होता है ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और कहते हैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो कहाँ होगा? इस तरफ. ये P sin थीटा किसका डाइपोल मोमेंट है? A2 B2 का. और ये C क्या है? इक्वेटोरियल. किसके लिए? A2 B2 के लिए. और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट. तो वो हम ऑलरेडी मेंशन कर. फर्दर ये जो रिजल्टेंट E है उसको हमने अल्फा बना लिया. रिजल्टेंट E ने जो यहाँ एंगल बनाया उसको अल्फा बना लिया. राइट? तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर विद इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विद इलेक्ट्रिक फील्ड E1. अब क्या करेंगे? आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E. अब देख सकते हैं दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर. तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या 11th क्लास में, अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा यहाँ पे क्या हो गया? 90. तो यहाँ पे सिंपल रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा? रिजल्टेंट ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज व्हाट? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. अब जब हम यहाँ पे आएंगे क्या देखेंगे? इसका स्क्वायर तो 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा
p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़े, अब यहां से हम देख सकते हैं p स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। इसको अगर कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर था तो यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। वन स्टेप अहेड, एक कदम और आगे चले, क्या कर सकते हैं, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। अब यहां पे cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लिखना चाहें तो लिख दे रहा हूं, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, ये क्या बचेगा, 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिए, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E कहां पे, आर्बिट्ररी पोजीशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड E कहां पे, आर्बिट्ररी पोजीशन। इसमें एक कंडीशन देखते हैं, जैसे कैसे, अगर आप हैं एक्सियल पे, तो एक्सियल पे थीटा विल बी 0, क्यों, ये ऐसे घूमता 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 पॉइंट यहां आ गया, पैरेलल आ गया, थीटा क्या बना 0, साइन 0 इज व्हाट 1, 4 का स्क्वायर इज व्हाट 2, तो यू विल गेट व्हाट, E एक्सियल is equal to 2p upon 4 pi epsilon r क्यूब। इसी तरीके से अगर हम इक्वेटोरियल पे आ जाए, इस पे आ जाए इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 इज व्हाट 1, 4 माइनस 3 इज 1, ई इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। एक्चुअली फिजिक्स में सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है भेजा, ब्रेन, क्यों, अब वो एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक अच्छी बुक है, गवर्नमेंट बुक सरकारी किताब है, ये उतने लंबे लंबे मैथड्स के पीछे नहीं जाना है। और ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। वैसे भी कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिन फॉर्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये इसका हमने फाइनल निकाला क्या, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब जहां तक सवाल है डायरेक्शन का, सो फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, वो बड़ा आसान काम हो जाता है। क्या आसान काम हो जाता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये था आपके पास E2 और ये क्या था E1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा E2 बाई E1। और जो हमने पीछे फॉर्मूला जो लिखा एक्सप्रेशन किसका, E2 और E1 का, याद होगा, वैसे आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा था हमने सारा। तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दिस E2 बाई E1। तो E2 E1 जो हमने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, उसको यहाँ प्लेस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, राइट। कैसे, E2 में क्या था, ये E2 क्या था, इक्वेटोरियल वाला था ना, वो क्या लिखा था, p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। फिर यहाँ पे क्या लिखा था, E1 का 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा। और ये जो मिला है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिस्पेक्ट टू E1, रिस्पेक्ट टू E1। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसमें क्वालिटी डेवलप करने के लिए एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, उसकी जरूरत हमको इलेक्ट्रिक फील्ड्स में नहीं है, बट जानकारी होनी चाहिए। क्या याद होगा जब हम लोगों ने रोटेशन पढ़ा था, या अगर आपने कहीं और भी पढ़ा हो, तो कोई भी पोजीशन, कोई भी वेक्टर जो किसी पॉइंट के पोजीशन के अलाउंग हो, उसको हम रेडियल वेक्टर बोलते हैं, या उसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं। तो E1 क्या है, इस पॉइंट C के पोजीशन के अलाउंग है। E1 क्या है, इस पॉइंट C के पोजीशन के अलाउंग है। तो E1 को कई बार अच्छे लेवल पे, आईडीजे के लेवल पे इसको बोलता है क्या, रेडियल कंपोनेंट। तो यू कैन से E1 इज ए रेडियल कंपोनेंट। इसी तरीके से अगर हम ऐसे बढ़े, ये है ना, ये ऐसे, या तो ऐसे जाएं या फिर ऐसे जाएं, तो ये जो वेक्टर आया कौन सा, E2 वाला,
वो एंगल के रोटेशन के हिसाब से। तो एंगल के रोटेशन के हिसाब से अगर कोई वेक्टर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंगुलर वेक्टर या ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ई का 2 कंपोनेंट हो गया। एक अच्छी भाषा में बोले तो वैसे हमारा रिजल्ट यहाँ पे खत्म है। E1 क्या है, रेडियल कंपोनेंट, और E2 क्या है, एंगुलर कंपोनेंट, या जिसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहते हैं। पर्टिकुलरली रोटेशन मोशन में इस तरह का हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स पढ़ा करते हैं। सो ये कुल मिला के इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला 3 अलग अलग कंडीशंस में, इक्वेटोरियल, एक्सियल और ऑर्बिटल। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे टॉपिक खत्म होता है एंड इन द नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम।